नमो चाय का कार्यक्रम छठा है, कड़ी में छठा है। विभिन्न कोटों में हम जा रहे हैं, विभिन्न कोटों में हम लोगों से मिल रहे हैं। नमो एक शब्द है जो हम चाह रहे हैं सबके दिलों में, मन में इस तरह से बैठे कि सारा देश नमो नमो से गूंजे। और उसी कड़ी के अंदर ये आपका छठा कार्यक्रम है और हम तो आपको उत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग आएं और नमो चाय पी के नमो नमो करें। लेकिन आपकी जो आवाज़ है नमो चाय पीने के बाद और उसका जायका लेने के लिए नमो को उसकी सूचना मिली और नमो ने 14 मार्च को हमें समय दिया है, दिल्ली के वकीलों को समय दिया है। आपके समक्ष वो खुद आएंगे, तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण और आदरणीय अधिवक्ता मित्रों, मैं तो शुरू से ये मान के आया हूँ कि लोकतंत्र को पनपने के लिए जब तक हमारे देश में हमारे जो अधिवक्ता हैं वो कुशल नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, ये लोकतंत्र पनप नहीं सकती है। हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसको कहते हैं संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर बड़ी सोच विचार करने के बाद दुनिया के एक प्रकार से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाई। उसको संशोधन करके अपने पक्ष में तानाशाही की ओर आपातकाल के काल में ले जाने के लिए प्रयास हुई, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद अब किसी ताकत के पास वो साहस भी नहीं है कि हमारे संविधान को इस प्रकार से संशोधन करें कि वो लोकतंत्र संविधान ही ना रहे परंतु एक परिवार का पक्ष में काम करें। आज़ादी के आंदोलन में तो सबको पता है, महात्मा गांधी हो या सरदार पटेल हो या अन्य लोग हों, डॉक्टर अम्बेडकर, सब मशहूर वकील लोगों ने अपने सर्विस की, वकालत की, त्याग की और उन्होंने देश की सेवा की। लेकिन ये बात सही है कि हमारे अधिवक्ताओं की जो देखभाल करनी चाहिए ताकि वो अपने देश की सेवा कर सकें, वो देखभाल हुआ नहीं। लेसे फेयर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, माने फ्री फॉर ऑल। जो जंगल में जिंदा रह सकता वो रहेगा, बाकी लोग मर जाएंगे। इस प्रकार के एक वातावरण है आज हमारे लॉ फील्ड में। कई वकील हैं जो एक दिन में 15-15 लाख चार्ज करते हैं और कई वकीलों को मैंने अमीर भी किया, क्योंकि ये सारे 2G केस ये सब डालने के बाद मैंने सीनियर वकील को कहा, अनेक जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कि भाई हमें थोड़ा कमीशन दो, हमने आपके लिए इतना मौका पैदा किया है। आपको आश्चर्य होगा कि पटियाला ट्रायल कोर्ट में जब ये मामला चल रही थी तो 23 आरोपी थे। उन 23 आरोपियों के लिए एक आरोपी के पास 10-10 वकील थे, सब सीनियर वकील। और उस कमरे में 250 वकील खड़े हैं और मैं एक तरफ दुबला पतला आदमी खड़ा हूँ और दूसरे तरफ वो बेचारा मैजिस्ट्रेट। और हमने फिर भी, क्योंकि संविधान की शक्ति है, इतना दूर इसको लाए हैं। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरे दिल में ये बात है कि देश की लोकतंत्र को की जड़ों को मजबूत करनी है, इस देश में लोकतंत्र को पनपनी है। तो हमारे
कर्तव्य है कि हमारे वकीलों के लिए वातावरण ऐसे बनाए जाए कि वो गर्व के साथ और मर्यादा के साथ और सुविधा के साथ काम कर सके, क्योंकि उनकी मंशा अच्छी होगी, उनकी जीवन अच्छा होगी तो देश का भी लोकतंत्र स्वस्थ होगा। इसीलिए जो डिमांड रखी गई है इस पर हम तो पूरा विश्लेषण करेंगे। और नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और वो एक बार मन लगा देंगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता उनको। तो इसीलिए मैं जरूर समझता हूँ कि जो आपकी सर्विस के लिए एक स्थिरता होनी चाहिए। जब शुरू में आप प्रैक्टिस करते हैं, जब तक नाम नहीं आता है तब तक क्लाइंट्स भी कम आते हैं, तो उस समय एक मदद होनी चाहिए, एक सहायता होनी चाहिए सरकार की तरफ से। आपकी हाउसिंग का सवाल है, आपकी यातायात के सवाल, इन सारी बातों के लिए हम आपको मदद करेंगे तो इस देश की जो लोकतंत्र की जो जड़ है उसको मजबूत करेंगे। इसीलिए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, मैं पूरा करूँगा। मैं भूलता भी जल्दी नहीं हूँ। जब मैं लॉ मिनिस्टर बना तो तब आपके दिल्ली पटियाला कोर्ट के वकीलों ने ये कहा था, मैंने कहा करो, मैं चलूँगा आपके साथ। उनके साथ चला, बड़ी एक स्ट्राइक भी चल रही थी उस समय 30,000 में, उसको भी मैंने वहीं बैठ करके लॉ मिनिस्टर के उनके बीच में बैठ करके मैंने उसका समाधान किया। तो मेरे दिल में तो बिल्कुल वकीलों के प्रति एक आदर है। आज क्या है कि एक वातावरण की एक परिवर्तन की वातावरण है। बदलेगा सरकार, इस पर तो निश्चित है। बनेगा मोदी प्राइम मिनिस्टर, इसमें भी कोई संदेह नहीं। और इसी घबराहट में आप देख रहे हैं कि दुनिया भर की आलोचना चल रही है। यहाँ तक कि घटिया मंशा की भी परिचय दे रहे हैं कि मोदी तो चाय वाला है। तो क्या है, चाय वाला से बनकर वो बने थे, एमए पॉलिटिकल साइंस ली थी और उन्होंने पुस्तकें लिखी है, उन्होंने कमेंट्रीज लिखी है। वो आदमी इतनी पीछे भूमिका से अपनी मेहनत से इतनी ऊपर आई, उसकी प्रशंसा होने के बाद की जगह में वो उनकी आलोचना करते हैं, उनको नीच दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ ये नेहरू परिवार में कुछ खराबी है, क्योंकि वो बनावटी में बहुत चलते हैं। मैं लोगों को बताता था कि सबसे पिछड़े जाति से आए हुए डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए 1916 जब हमको मनुष्य भी नहीं समझते थे अमेरिकन लोग। मैं तो जानता हूं कि 1962 में मैं पहले गया था पीएचडी लेने के लिए, तब भी वातावरण नहीं बनी थी। ये वातावरण हिंदुस्तानियों का जो एक इज्जत है आज, वो तो सॉफ्टवेयर के कारण बनी है। तो बहुत सालों के लिए कुछ हमें मानते ही नहीं थे हमने, क्योंकि हम अंग्रेज के गुलाम थे, तो इसीलिए हमें थोड़ा नीचे की नजर से देखते थे। और अंबेडकर उस काल में गए थे 1916 में, और उन्होंने पीएचडी ली और पीएचडी इकोनॉमिक्स में ली थी। उस थीसिस को मैंने पढ़ा है। और उसके बाद लंदन गए और लॉ की डिग्री लेकर हिंदुस्तान आए, और सरदार पटेल ने उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और उन्होंने संविधान का जो पायलटिंग की, उससे आज हमें इतनी शानदार संविधान मिली है। उनको जीवन भर लोग भीमराव कहते थे। यद्यपि वो डॉक्टर अंबेडकर थे, परंतु उनका बुलाते समय उनको भीमराव कहते थे। और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और वहां फेल हो गए। और नेहरू परिवार में तो सब फेल होते गए हैं। बनावटी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, परंतु वास्तविकता ये है। और फेल हुए, पर उन दिनों में अंग्रेजों ने अपने कॉलोनी से जो लोग आते थे उनको एक नया डिग्री देते थे, उसका नाम था जेंटलमैन पास। फेल हो जाने के बाद वो जेंटलमैन पास देते। उनके अंदर तो डिपार्टमेंट के अंदर तो सबको पता था ये फेल हुआ है, पर बाहर के लिए एक नुमाइंदा, हमारा अंग्रेज का नुमाइंदा, वो उस दृष्टि से उनको एक जेंटलमैन पास देते। जवाहरलाल नेहरू आए वापस
और उनको सब लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू कहने लगे, पंडित जी कहने लगे। अंबेडकर को पंडित जी कहना चाहिए था, जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल ही कहना चाहिए था। उनसे इस देश की ऐसी भूमिका उस समय थी कि हमने इस नेहरू परिवार को बड़ा करने की कोशिश की। सोनिया गांधी ने भी झूठ बोल दी, उसने एफिडेविट में जब कैंडिडेट बनी उसने कहा कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी और वहां मैंने आई स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश। मैं वहां गया था लेक्चर देने के लिए, तो मैंने पूछा कैसे स्टूडेंट थी, वो तो कहा वहां के लोगों ने कहा वो तो स्टूडेंट ही नहीं थी यहाँ। तो मैंने कहा लिख कर दे दोगे, उन्होंने कहा लिख कर दे देंगे। तो रजिस्ट्रार ने मुझे चिट्ठी दी, उसको वापस में लाया, स्पीकर को दिया, कहा कि देखिए पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हुजू में कहती है कि स्टडीड इन इंग्लैंड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश। तो उनसे पूछिए। तो स्पीकर ने मेरी कंप्लेंट को और रजिस्ट्रार की चिट्ठी को सोनिया को भेजा और सोनिया गांधी की जवाब आई कि ये टाइपिंग मिस्टेक था, गलती से हो गई। तो स्पीकर ने कहा कि हम अब क्या करें। मैंने कहा फिर इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेज दीजिए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक। टाइपिंग मिस्टेक तो एक कॉमा फुल स्टॉप की गलती हो सकती है, पूरा वाक्य है, पूरा सेंटेंस स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश, ये कैसा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। अभी फिलहाल राहुल गांधी, जिसको मैंने निक नेम दिया है बुद्ध, उसने भी कहा है कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ा हूं, मैं सर्टिफिकेट दिखा सकता हूं। तो मैंने तुरंत उसको चिट्ठी लिखा, दिखाओ सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट है जिसमें वो फेल हुआ है। आप देखिए, वो कहते हैं चाय वाला, जो जाकर एमए लिया पॉलिटिकल साइंस में, थीसिस लिखी, किताबें लिखी है, और उसने ये 3 बार जीतकर उन्होंने गुजरात में क्या नहीं किया है जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। तो इसीलिए ऐसे निर्णायक व्यक्ति मोदी जैसा, वो चाय दुकान पहले में थे और इतना दूर आए, तो ये तो देश को एक उत्साहित करने वाली बात है कि इस डेमोक्रेसी में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक परिवार का बनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोई परिवार भी आ जाए, उसको चैलेंज करने के लिए एक चाय वाला से उठकर आए और अपने आप अपने पांव पर खड़े होकर गए, तो मैं तो समझता हूं कि इससे गर्व का विषय है। हम तो ओपनली कहते हैं कि देखिए हमारी पार्टी में किसी एक परिवार का नहीं है, ये कोई भी ऊपर एक मंशा की कमी है। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम देश के दुनिया के डेवलप देश बन सकते हैं, सबसे विकसित देश बन सकते हैं? बन सकते हैं। इस देश में किसी चीज की कमी नहीं, ना सामग्री की कमी है, ना साधन की कमी है, किसी चीज की कमी है। एक मंशा चाहिए। अब मंशा नहीं है तो हम 100 करोड़ के हैं, 10 1000 करोड़ के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जगह में 1000 बकरी खड़े हैं और एक शेर आएगा तो संख्या तो बकरी के पास है, लेकिन भागेगा बकरी, क्योंकि उसकी मंशा ऐसी है कि शेर देखने से अपने बचाव के लिए भागो, इसकी तरफ है। किसी प्रकार से शक्ति भी हो, वो भी पर्याप्त नहीं है जब तक आपकी मंशा उस शक्ति को उपयोग करने के लिए नहीं।